मेरा ज़ीशान सिर्फ अभी 1 साल 6 महीने का था। मैं अपनी कज़न के साथ बैठी हुई थी। उसकी गोद में वालिनास को देखकर मैंने बेसाख्ता सुबहान अल्लाह कहा। वो थी ही इतनी खूबसूरत, गोल मटूल सी, ऊपर से उसके भूले से चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान थी कि दिल मोड़ ले अपनी जानिब। मेरे ज़ीशान का नेचर काफ़ी अलग था और बच्चों से वो जब ज़्यादा लोगों को एक साथ देखता तो घबरा जाता। वो दूसरे बच्चों के साथ बिल्कुल भी घुलता मिलता नहीं था, बस मेरी गोद में चढ़ा रहता। मैं तो खुद बहुत तरसी थी अपने ज़ीशान के लिए। शायद यही वजह थी कि मैं भी ज़ीशान को लेकर बहुत पोजेसिव हो गई थी। पर वालिनास में कोई अजीब सी कशिश थी जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को बहुत मुतासिर कर गई। ज़ीशान ने मेरी गोद से पहली बार खुद उतर कर उस छोटी सी मन्नी का नन्हा मन्हा सा हाथ पकड़ लिया और मैंने खुद देखा वो मुस्कुरा रहा था। बस उस लम्हे मेरे दिल में आरज़ू पैदा हुई वालिनास को अपने ज़ीशान की दुल्हन बनाने की। मेरा नावल पढ़कर शायद आपके गुमान में भी ना आया हो कि मैं बहुत चुलबुली सी हूँ। शादी से पहले मैं बहुत मजाकिया टाइप लड़की थी। नावल का मकसद आपको अपनी शरारतें सुनाना तो था नहीं, इसलिए मैंने उनका कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन मेरे ज़ीशान का वालिनास का हाथ पकड़ लेना, अल्लाह, वो प्यारा सा लम्हा आज भी मेरी आंखों में घूमता हुआ दिखाई देता है। बस मैं घर आने के बाद हर वक्त मजाक में कहती, मैं तो अपने ज़ीशान का रिश्ता लेकर जा रही हूँ वालिनास के घर। ये जमला मेरा हर वक्त का तकिया कलाम था। मुझे दिली खुशी महसूस होती थी। इस जमले को अदा करके मैं अक्सर ज़ीशान से कहती, तुम बस जल्दी से बड़े हो जाओ, वालिनास को पटाने के सारे तरीके खुद सिखाऊंगी तुम्हें। मेरी अम्मी मेरी बातें सुनकर बहुत हिनस्ती थीं और अचानक फिर मुझे देखकर रोना शुरू हो जाते। जब मैं अपनी ससुराल में थी तो बहुत मसला होता था दही लाने का। कोई देवर लाकर ही नहीं देता था। इस वजह से खाना पकने में भी अक्सर देर हो जाती। अब जब मैं अपने ज़ीशान के साथ होती तो अपना सैल उसके कान से लगाकर मजाक में तोतली ज़बान में कहती, हेलो ज़ीशान, फबीहा मामा बात कर रही हूँ, बिरयानी पका रही हूँ, दही लेते आना। फिर मैं खुद ज़ीशान की ज़बानी अपनी ही कही बात का मुना बसूरते हुए जवाब देती, बस सारे काम में ही करूँ। अफ़, मैं और मेरे छोटे छोटे अरमान व ख्वाहिशात, कितने लिखूँ, कितने पढ़ेंगे आप। मैं इतना ज़्यादा वालिनास और ज़ीशान की जोड़ी बनाने लगी थी कि मेरी अम्मी ने वालिनास की खाला और नानी को बता दिया कि फबीहा हर वक्त वालिनास को ज़ीशान के लिए मांगने की बात करती रहती है। वो भी ये सुनकर हंसने लगें। वालिनास की उम्र अभी ठीक तरह 1 साल की भी ना हुई थी और मैं दीवानी उसे दिल ही दिल में अपनी बहू बना चुकी थी। मेरा बस नहीं चलता था कि जल्दी से बड़ा करके शादी करा दूं उन दोनों की, जबकि मेरी ससुराल वाले इतने बुरे थे कि मुझे डर था कि शायद वालिनास के वालिदैन कभी भी इस रिश्ते के लिए राज़ी ना हों। पर दिल तो बच्चा है जी, अब जब आरज़ू दिल में पैदा हो गई तो हो गई। उसे ख़त्म करना अब मेरे बस में नहीं था। मेरी ससुराल वाले अक्सर आते ज़ीशान से मिलने और हंगामे और तमाशे करके जाते, लेकिन हमेशा आते मारिया चाची के घर थे। हमारे घर कभी नहीं आए। मेरे वालिद का सिर्फ एक मतालबा था कि मुझे अलग घर दिया जाए। वो मुझे इस भूत बंगले में वापस नहीं भेजेंगे। अरे हाँ, मैं आपको बताना तो भूल ही गई। मैंने अपने घर का नाम भूत बंगला रखा था, जिसकी वजह से मेरी सास मुझसे बहुत चिढ़ती थी और कहती ऐसा कुछ नहीं है, जबकि मैं सच कहती हूँ। जब मैं अकेली इस भूत बंगले में होती तो बहुत सी अजीब अजीब चीज़ें होती। जैसे एक बार किसी के ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आईं और एक बार तो किसी ने ख्वाब में आकर मेरा गला भी दबाया था। वो घर पूरे पूरे दिन अंधेरे में रहता था, क्योंकि मैं तो अपनी सास के घर होती थी, तो अगर वहाँ दूसरी मखलूक़ात आ गई थीं तो इसमें कोई अजब की बात नहीं। मुझसे पहले वो घर वानिया चाची का था। ये बात मुझे लोगों से बाद में पता चली कि वानिया चाची वहाँ मरते मरते बच्ची थीं और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए वो घर छोड़कर भाग गई थीं, जो बाद में मेरे ससुर ने सस्ते दामों में ख़रीद कर मुझे दे दिया। फ़िलहाल मेरे ससुर जब भी आते मेरी बराइयाँ करते। आप खुद बताएं, जब आप किसी से सुलह करने जाएं तो क्या उसकी बराइयाँ करेंगे, वो भी उसी के ख़ानदान में बैठकर। मेरा ससुर मुझे लेने नहीं आता था। वो तो सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए आते थे, ताकि लोगों को गुमान हो कि वो मुझे बार बार लेने आ रहे हैं। मगर मैं और मेरे घर वाले ही अच्छे नहीं जो साथ नहीं भेज रहे। जबकि यहाँ आकर मेरे वालिद के मुना पर कहते, तुम्हारी फबीहा एक नंबर की कामचोर है, कोई काम नहीं करती और बहुत ज़बान चलाती है। बेटियां वालिदैन पर बोझ नहीं होती और ये बात मेरे डेड ने हर बार साबित की।
उन्होंने साफ कहा कि तुम यहाँ ऐसी बातें कर रहे हो, घर ले जाकर न जाने किया हाल करोगे उसका। मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। या तो ख़ानदान के बड़े बैठकर फैसला करेंगे या फिर अलग घर दोगे। जिस पर मेरे ससुर ने कहा, मैं खुद चौहद्री हूँ, मैं खुद फैसले करता हूँ, मेरे घर के फैसले कोई नहीं करेगा। अगर बेटी भेजनी है तो भेज दो, वरना मैं जा रहा हूँ। इस वक्त उनका गुरूर सर चढ़ बोलता था। मेरे दिल पर क़यामत गुजरती थी ये देखकर कि मेरा बाप मेरे घर बसाने के लिए किस तरह जलील हो रहा है। 1 साल होने को आया था। बुध वाले दिन शाम के वक्त मेरे हस्बैंड और ससुर मारिया चाची के घर आए। मैं पागल इस दिन जल्दी से तैयार हो गई। मेकअप किया, ये सोचकर कि आज दोनों साथ आए हैं तो शायद ठीक तरह बात करके ले जाने ही आए होंगे। डैड ने भी उम्मीद बांध ली। वो मेहमान नवाजी का सामान लेने मार्केट गए। हम इंतज़ार करते रहे कि वो हमारे घर आएंगे, मगर अचानक डैड को फ़ोन करके मारिया चाची के घर बुला लिया गया। बेटी का बाप झुकता है, वही हुआ। थोड़ी देर बाद डैड गुस्से में वापस आए और ज़ीशान को ले जाने लगे। मैं खौफ में मुब्तला हो गई। उन्होंने बताया कि ससुर कह रहा था, तुम्हारी बेटी कामचोर है, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, भेजना है तो भेज दो, वरना हमें ज़रूरत नहीं। मेरा दिल धल गया। मैं समझ गई ये ज़ीशान को छीनने आए हैं। मैंने ज़ीशान को अपने हाथों से तैयार किया, पाउडर लगाया, बाल बनाए। दिल में खौफ था, मगर ये सोच कर कि सिर्फ मिलने जा रहा है। डैड ने मेरे हाथों से ले लिया। हाय वो लम्हा, वो घड़ियाँ। मैं दरवाजे के पास खड़ी रही। दिल काबू में नहीं आ रहा था। फिर वो खबर मिली जिससे मेरी रूह कांपती थी। वो ज़ीशान को छीन कर ले गए थे। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी का स्याह तरीन लम्हा था। वो इंसान नहीं, फ़िरौन थे। मेरी जान, मेरा लखते जगर छीन लिया गया। मैं दूपटा लेकर भागने लगी, मगर अम्मी और बहन ने रोका। मैं बन पानी की मछली की तरह तड़पती रही। सबसे पहले तमाशा देखने मारिया चाची आए। ज़ीशान के जाने के बाद मैं जिंदा लाश थी। इन्हीं दिनों जर्श वालिनास को लेकर आई। वालिनास को देखकर मेरी सांसें रक गईं। वो मेरे ज़ीशान की दुल्हन थी। मैंने इस ख्वाब के सहारे ज़िंदगी गुजारी। हमने बहुत कोशिश की, मगर ससुर ने कहा कोर्ट चले जाओ। हमारे पास वसाइल नहीं थे। ख़ानदान ने साथ न दिया। झूठ फैला दिया गया कि मैंने खुद बच्चा दिया है। एक दिन हस्बैंड ने ज़ीशान की चलती वीडियो भेजी। मैं खुशी और गम में टूट गई। वक्त गुजरा, मैंने तालीम मुकम्मल की, लिखना शुरू किया, नावल लिखे। बरसों बाद वालिनास आई। उसे सब पता था। वो ज़द पर उड़ गई कि वो ज़ीशान के सिवा किसी से शादी नहीं करेगी। वो मेरी ख्वाहिश को अपनी ज़िंदगी समझ बैठी। मैं उसे क्या समझाती। मैं खुद इसी उम्मीद पर ज़िंदा हूँ कि एक दिन मेरा बेटा वापस आएगा और कहेगा, मम्मा आप बेकसूर हो। वालिनास मेरे सीने से लगकर रोई। कहने लगी वो ज़ीशान के सिवा किसी को कबूल नहीं करेगी। इसीलिए मैंने ये नावल लिखा, क्योंकि ये वाहद रास्ता है अपनी हर बात इस तक पहुँचाने का और बताने का कि 2 लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी पलकें बिछाए और उस उम्मीद पर जीते हैं कि वो ज़रूर आएगा। पर कभी सोचती हूँ उसका क्या रद्दामल होगा। मेरी ख्वाहिश जाने के बाद क्या वो वालनास को अपनाएगा? क्या वो मुझे माफ़ कर देगा? क्या होगा आगे हमारी ज़िंदगी में? फ़बीहा का लिखा नावल ख़त्म हुआ तो मैं पहले तो अपनी माँ के साथ होने वाले जुल्मों पर आज तड़प तड़प कर रविया, जैसा मेरी माँ ने नावल में जाबजा लिखा है कि वो तड़प कर रोएं। आज समझ आ रहा था कि क्यों वालनास बरा नहीं मान रही थी हमारी पहली मुलाकात पर, क्यों वो बस मुस्कुराए जा रही थी। अब मुझे रास्ता चुनना था कि आगे करना क्या है। फज्र की अजान की आवाज़ मेरे कानों की समात से टकराई। अपने आंसू साफ करके फज्र की नमाज अदा करने गया। जब नमाज में सजदे में झुका तो मेरी आंखें इश्क बार हो गईं। ख्याल आया वो इंतज़ार कर रही हैं मेरा, मुझे उनसे मिलना चाहिए। शायद ये उनकी तड़प ही थी जो मुझे ख्वाबों में नज़र आया करती थी। नमाज अदा करके दादा के पास आया। आज उनका चेहरा मुझे मेरी माँ के साथ किए जुल्म याद दिला रहा था। मेरा तो दिल भी नहीं चाह रहा था उनसे बात करने का या उन्हें अपना दादा कहने का, पर मजबूर था उन्हें बताने पर कि मैं कराची जा रहा हूँ, अबू को इत्ला दे दें। मुझे कराची आने के बाद ये नहीं पता था कि जाना कहाँ है। मैं तो कभी अपने ननिहाल आया ही नहीं। मैंने वालनास को फ़ोन लगाया। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैंने भी जवाब दे डाला। मुझे मामा के घर का एड्रेस दो। बस मेरा इतना कहना था। वो खुशी से अच्छल पड़ी। मुझे उसकी आवाज़ में खुशी की खंग महसूस हो रही थी। कहाँ हो तुम इस वक्त? मुझे बताओ, मैं भाई के साथ तुम्हें लेने आती हूँ। मैंने अपनी लोकेशन उसे बयान कर दी।
तुम वहीं रखो, मैं बस अभी आती हूँ, हम मिलकर चलेंगे। खाला जान के पास उसकी आवाज़ खुशी और मसरत से इस कदर भरी हुई थी कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई। शायद मेरी ज़बान से अदा हुआ लफ्ज़ मम्मा उसे ये बताने के लिए काफ़ी था कि मैं मुकम्मल नावल के 2 हिस्से पढ़कर आया हूँ। वो आई तो मुझे इतनी मोहब्बत से लबरेज़ नज़रों से देखने लगी कि इन नज़रों का मेरे पास लफ्ज़ों में बयान नहीं, वो वाकई पगली है। कोई कैसे सिर्फ किसी के अरमान को सुनकर अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश बना सकता है। मैं तो ये समझने से अभी भी कासिर हूँ, पर शायद नावल में ठीक लिखा मम्मा ने। पागल है बिल्कुल। आज इसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी जो मुझे दीवाना कर रही थी। बार बार कार में पीछे पलटकर मुझे देखती, जैसे बेयकीनी सी कैफियत में हो अभी तक। मैं भी जवाबन मुस्कुरा देता। दिल में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ रही थी। मुझे अपने हाथ पांव ठंडे होते महसूस हो रहे थे। सच कहूँ तो तसव्वुर में भी छवि नहीं आ रही थी कि कैसे मिलूँगा इनसे, क्या कहूँगा इनसे, वो मुझे देखकर क्या रिएक्शन देंगी। क्या मेरा यूं अचानक मिलने आना दरस्त है? और न जाने कितने सवाल बेक वक्त जहन में घूम रहे थे। वैसे अजीब है ना, इतना नरूस में अपनी ही माँ से मिलने के लिए हो रहा था। मेरी ये कैफियत वो लोग समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी माँ की जदाई का गम सहा हो, जिन्हें हर लम्हा उनकी याद आती हो, लेकिन मजबूरियाँ पाँव में जंजीर बांधे हुए हूँ। सफ़र न जाने लंबा था या मुझे गुमान हो रहा था, मैं नहीं जानता। जानता हूँ तो फ़कत इतना कि हर गुज़रता लम्हा मुझे मेरी बिछड़ी हुई माँ के करीब ले जा रहा था। कार जब रखी तो मुझे ऐसा गुमान हुआ कि सांसें भी रख न जाएं इन्हें देखते ही। जहन में बहुत सारी बातें एकदम चलने लगीं। दिल में आया पहले बहुत सारे शकवे करूँगा, उनसे नाराज़ हूँगा कि मुझे ये सब बताने की पहले कोशिश क्यों नहीं की। फिर ख्याल आया नहीं, पहले उन्हें बताऊँगा कि मैं कितना तरसा हूँ उनकी मोहब्बत और शफ़क़त के लिए। उन्हें बताऊँगा मैंने भी बहुत शिद्दत से आपसे मिलने का इंतज़ार किया है। ऐसा लगता है हमारे पाँव में बीड़ियाँ होती हैं जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आती, लेकिन वो हमारे पाँव, हमारे वजूद, हमारी सोच सबको जकड़े होती हैं। लेकिन मैं यानी ज़ेशान इन बीड़ियों को तोड़कर बग़ैर किसी की परवाह किए अपनी माँ से मिलने चला आया। दरवाज़ा खोला तो वलनास ने मुझसे दबी आवाज़ में कहा, बस खामोश रहना। पहले वो और रिज़ा अंदर गए। हाथ पाँव कपकपाते महसूस हो रहे थे मुझे। सबसे पहले मेरी नानी आए। मेरे घर में दाखिल होते ही वो बड़ी मोहब्बत से मेरे सीने से लगीं। फिर खाला आईं। सब एक एक करके मुझे ऐसे देखने आ रहे थे जैसे मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। सब खुद मुझसे गले लगे। मैं थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था। मैंने उन लोगों के कभी चेहरे देखना भी गवारा नहीं किए थे जिनकी आंखें मेरे लिए आंसू बहा रही थीं। चलो उन्हें सरप्राइज़ देते हैं। वलनास वापस आई थी मुझे लेने। बताने लगी वो सोकर अभी अभी उठी हैं, वो भी ये कहने पर कि कोई आया है जिससे वालनास उन्हें मिलाना चाहती है। वलनास ने मारे खुशी और एक्साइटमेंट के मेरा हाथ पकड़ लिया था, पर इस लम्हे मुझे वाकई उसके साथ की ज़रूरत थी। मैंने अपना थोक निगला था। वो तेज़ी से हाथ पकड़कर मुझे मम्मा के कमरे के दरवाजे तक ले आई। कौन है वालनास, किसको मिलाने लाई हो? मम्मा की अंदर से आवाज़ आ रही थी। उनकी आवाज़ शहद की तरह मीठी लगी मेरे कानों को। जाओ, वलनास ने दबी आवाज़ में कहा। सच में मैं बहुत नरूस था। इसके कहते ही मैं कमरे में दाखिल हुआ। वो दरवाजे की जानिब ही मुना करके खड़ी थीं। जब पहली नज़र इन पर पड़ी तो वाला सांसें थम गईं। वो बहुत खूबसूरत नाजुक सी गड़िया की मानंद थीं। लाइट ग्रीन रंग के कमीज़ शलवार में मलबूस, बाल फुल कैचर थे। मुझे तो पता ही नहीं था वो चश्मा भी लगाती हैं। इतनी प्यारी सी थी मेरी मम्मा कि हाय मेरा दिल। इतनी बातें सोचें थीं कि ये कहूँगा, वो बोलूँगा, फिलना शकवा करूँगा। पर जब वो सामने आए मानो मेरी ज़बान पर कफल लग गया हो। सिवाय उनके सीने से लगने के जहन को और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो मुझे देखते ही सकते में चली गई हूँ। सिर्फ आंखें बोल रही थीं उनकी। उनके आंसुओं का हर कतरा उन पर हुए जुल्म की दास्तान खुद बता रहा था। मैं बस इनके गले लग गया। दिल चाहता है ये जमला बार बार लिखूं। वो खुश नसीब वक्त आन पहुंचा था जब मैं अपनी माँ के हिसार में था। मैंने कहा, मम्मा आप गलत नहीं थीं, मम्मा आप बेकसूर हैं, मम्मा मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करने आया हूँ। ये सुनकर वो फूट फूट कर रो पड़े। हम देर तक रोते रहे। वलनास आकर रोते हुए कहने लगी, क्या मैं भी रोतू टीम में शामिल हो सकती हूँ? मैंने उसे छीड़ा, मुम्मा मुस्किरा दें। फिर आगे वो सब कुछ हुआ जो आपने लिखा।
मलकली कंदी, तलाक, माशरा, दूसरी शादी, वलीमा, अंगूठी, वलनास का प्रपोज़ल, 2 साल की जदोजहद, फ्लैट, शादी और आखिरकार मेरी और वालनास की शादी। और शादी की पहली रात मैंने उसे बताया कि अगर मैं उसकी बचपन की मोहब्बत हूँ तो वो मेरी पहली नज़र की सच्ची उन्स है। मैंने उसके झिपे हुए वजूद को अपनी बानाहों के हिसार में जकड़ लिया। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे वालनास जैसी लाइफ पार्टनर मिली।